हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये तुम्हारा दूसरा और आखिरी मौका है क्लास 11th को सुधारने का। अभी तक नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बट इस चैप्टर से तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब सिलेबस ऐसे भागेगा ना कि तुम पकड़ नहीं पाओगे अगर पीछे छूटे तो। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के 3 लॉज जो उसने दिए हैं। आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, बट उनकी और डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट हम आज समझने वाले हैं और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सबने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया इसे बोलते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी थोड़ा बहुत याद है तो तुम कमेंट करके मुझे बहुत ही आसानी से बता सकते हो, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ लूंगा। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि भाई तुम्हें पता था। चलो, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, इसे हम प्यार से बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये लॉ बोलता क्या है यार, देखो बहुत सिंपल बात बोलता है ये। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी, जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। न्यूटन ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं पूरे यूनिवर्स में, वो अपनी स्टेट मेंटेन करना चाहते हैं। स्टेट कौन सी हो सकती है? रेस्ट की हो सकती है या मोशन की हो सकती है। ठीक है, सो वो चाहते हैं कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखें। ठीक है, उनकी स्टेट तब तक चेंज नहीं होती जब तक हम उन्हें फोर्स ना करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, जबरदस्ती उनकी स्टेट चेंज ना करें, तब तक वो अपनी स्टेट मेंटेन करते हैं। यही उन्होंने फर्स्ट लॉ में बोला, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो न्यूटन ने क्या स्टेट करा? ही स्टेटेड दैट अ बॉडी will maintain its inertia until and unless an external force is applied to it। चलो भाई, ये तो स्टेटमेंट हो गई हमारी। अब इसमें एक टर्म आई, दैट इज इनर्शिया। पता है तुम्हें इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया के बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, बट मैं तुम्हें बेसिकली अभी थोड़ी सी इंट्रो दे देता हूँ इनर्शिया का। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक बॉडी की टेंडेंसी होती है टू मेंटेन इट्स स्टेट, है ना। बॉडी, कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो चाहता है अपनी स्टेट मेंटेन करना, और उसकी इसी चाहत, इसी लगाव से अपनी स्टेट्स को, अपनी स्टेट से, चाहे वो स्टेट मोशन की हो चाहे रेस्ट की हो, जो उससे लगाव है उस स्टेट को मेंटेन करने का, उसी को हम प्यार से इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, अब यार फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो बहुत सिंपल है, बट क्या तुमने इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देखा है? कहीं एप्लीकेबल है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? बताओ। मुझे याद आ रहा है एक जगह तुम्हारी लाइफ का ही। अब तुम बोलोगे कि यार आपको ये कैसे पता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है? बताता हूँ। देखो, सब लोग गेम्स खेलते हैं, खेलते हो तुम भी, खेले ही होंगे, है ना। सबका कोई फेवरेट पर्सन भी होता है उसके मोहल्ले में, घर पे, गली के पास। तो सपोज तुम बैडमिंटन खेल रहे हो, लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, सपोज तुम बैडमिंटन खेल रहे हो अपनी उस मोहल्ले वाली पड़ोसन के साथ। ठीक है, गली के बाहर। तुम्हारी मम्मी बोले, जो भी बोले, तुम क्या चाहोगे कि तुम गेम छोड़ के अंदर आके पढ़ने बैठो? नहीं चाहोगे ना। तुम चाहते हो अपनी स्टेट मेंटेन करना कि बस मैं तो खेलता ही रहूं उसके साथ, है ना, ये चाहते हो ना तुम। बट एकदम से तुमने क्या देखा? पीछे से हॉर्न आया, एक हॉर्न बजा, और जैसे ही मुड़ के देखा तुमने, तुम्हें लगा ओ भाई साहब ये तो पापा की गाड़ी है। क्या होगा? फटाक से तुम छोड़ोगे वहाँ बैडमिंटन और रूम में आओगे, अपने किताब खोल के बैठ जाओगे। अब तुम्हारी स्टेट यहाँ पे चेंज हो गई। देखो, पहले तुम क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, तुम्हारी स्टेट क्या थी? प्लेइंग। उसके थोड़े टाइम बाद तुम्हारी स्टेट क्या हो गई? स्टडी। अपने आप हुई? नहीं। किसने करी? तुम्हारे पापा ने करी, है ना। पापा क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, उन्होंने बाहर से फोर्स लगाया। आगे तुम्हें मारा पीटा कुछ नहीं, बट उनकी एक नज़र, उनकी गाड़ी का हॉर्न ही काफ़ी है तुम्हें इस तुम्हारी स्टेट चेंज करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा एग्जांपल था, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेनी तुम्हें। अगर तुम अभी अगर सितंबर में लेक्चर देख रहे हो तो बहुत टाइम है, तुम्हारा सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें हमने दो चीज की बात करी, एक इनर्शिया की और एक एक्सटर्नल फोर्स की। इन दोनों चीजों पे मैं आऊंगा अभी। ठीक है, अब फोर्स तो सबको पता होगा यार क्या होता है ना। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज स्टेट ऑफ द बॉडी।
ठीक है, यही फर्स्ट लॉ भी बोलता है कि जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक स्टेट चेंज नहीं होगी। और फोर्स की डेफिनेशन को भी हमने इसका उल्टा पर करके बना दिया कि फोर्स लगाओगे तो स्टेट चेंज हो जाएगी, है ना। दोनों चीज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और फोर्स की डेफिनेशन कहीं ना कहीं सिमिलर सी लगती है सबको। क्या कि फोर्स क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जब स्टेट चेंज होगी तो उस पर क्या होगा, फोर्स लग रहा होगा एक्सटर्नल कोई ना कोई, ठीक है। चलो, फोर्स हमें पता है, फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। हमें बात करनी थी किसकी, इनर्शिया की। इनर्शिया के होवे है, इनर्शिया के होवे है। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया मैंने तो बताया था किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है टू मेंटेन इट्स स्टेट। स्टेट क्या क्या हो सकती है, रेस्ट की, मोशन की, या फिर डायरेक्शन की। यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो जिस डायरेक्शन में वो चल रही है वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं, फर्स्ट लॉ मोशन बोलते हैं। सो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन, ठीक है। सो इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होगी टू मेंटेन दैट स्टेट, चाहे वो रेस्ट पे हो, चाहे मोशन पे हो, चाहे उसकी डायरेक्शन की हो। इसी के बेस पे हमारी तीन टाइप की इनर्शिया होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है, एक जो बॉडी है वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उस पे बाहर से फोर्स ना लगा दें, ठीक है। दूसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये क्या बोलता है कि एक बॉडी है वो मोशन में है, अगर चल रही है वो, तो वो चलती ही रहेगी जब तक हम उस पे क्या ना लगा दें, फोर्स ना लगा दें एक्सटर्नल। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक हम उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगा दें, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे आती है कि जो इनर्शिया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस पे डिपेंड करता है वो, ऑब्जेक्ट के मास पे। यानी कि जिसका मास ज्यादा, जिसका वेट ज्यादा, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ऐसे आपने देखा भी होगा यार, तीनों का एग्जांपल ले लेते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। अगर कोई, ये जो पेन है बेसिकली बहुत हल्का है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे रुका हुआ है, मैं इस पे बाहर से फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने हल्का सा फोर्स लगाया, चलने लग गया। क्या करा, हल्का सा फोर्स लगाया मैंने और ये चलने लग गया। क्यों, क्योंकि इसका मास कम है। मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा, क्योंकि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब एक और एग्जांपल ले लूँ, मेरे सामने मेरी अलमारी है, मेरे फोन से जस्ट मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसके जस्ट पीछे मेरी अलमीरा बहुत बड़ी सी है। अगर मुझे उस अलमीरा को धक्का देना है तो मैं धक्का लगाऊंगा, वो चलेगी नहीं चलेगी। फिर मैं और जोर से धक्का लगाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर मुझे उस अलमारी को चलाना है तो, है ना। सो उसकी स्टेट रेस्ट से मोशन में करने के लिए मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। और इनर्शिया ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन में, मोशन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे ये है, ये पेन चल रहा है, ये उड़ रहा है, ऐसे आ रहा है इधर से, इसे रोकना होगा तो मैं ऐसे हल्का सा हाथ पे पकड़ूंगा, रोक लूंगा, ठीक है, अपने हाथ से पकड़ के इसे बेसिकली आराम से रोक सकता हूँ। मुझे बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड एक बड़ा सा ट्रक मेरे सामने चल के आ रहा है तो मैं ऐसे करके भीम की तरह रोक लूंगा, उसे नहीं रोक पाऊंगा, है ना। स्पाइडरमैन की तरह रोक लूंगा, नहीं रोक पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरे अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है मैं इतना फोर्स लगा पाऊँ। उसका मास बहुत ज्यादा है तो उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा। अब इनर्शिया ज्यादा है तो भाई फोर्स भी हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ही देना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो सपोज तुम ट्रक चला रहे हो, तुम ट्रक ड्राइवर हो, या पहले तुम बेसिकली तुम्हारे रिलेटेबल एग्जांपल ले रहे हो, तुमने साइकिल चलाई है, सबने साइकिल चलाई होगी। अगर तुम्हें साइकिल को मोड़ना है तो तुम इजीली मोड़ लेते हो। क्यों, क्योंकि साइकिल का मास कम है, उसका इनर्शिया क्या है, कम होगा, और तुम्हें हल्के से फोर्स में भी उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। बट अगर तुमने कभी बाइक चलाई होगी, बाइक भी थोड़ी हैवी, बुलेट चलाई होगी, कॉन्टिनेंटल GT 650 चलाई होगी, या फिर गोरिल्ला चलाई होगी, मेरे पास है गोरिल्ला 450। सो उनमें क्या होता है, अगर उनमें मुझे मोड़ना है
तो ना मैं ऐसे खड़े खड़े नहीं मोड़ सकता, मुझे तो पहली बात तो लीन करना पड़ेगा, ठीक है, और फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन बाइक्स का वेट बहुत ज़्यादा है, और अगर वेट ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मुझे ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा उन चीज़ों को मोड़ने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये बात हो गई हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की और इनर्शिया की। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है मैंने, क्या? एक्सटर्नल फोर्स। क्या लिखा है मैंने? एक्सटर्नल फोर्स लिखा है। क्या लिखा है भाई? एक्सटर्नल फोर्स लिखा है। अब मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ही क्यों लिखा, इंटरनल फोर्स क्यों लिखा? फोर्स तो फोर्स है, अगर मेरे को किसी बॉडी को चलाना है तो मुझे बाहर से ही क्यों फोर्स लगाना पड़ेगा? अंदर से भी तो मैं उसके अंदर शक्तियां दे सकता हूँ जो वो चल जाए। दे सकता हूँ क्या? बताओ। वाई एक्सटर्नल फोर्स? वाई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, या इसे हम ये भी बोल सकते हैं वाई नॉट इंटरनल। इंटरनल फोर्सेस से हमने क्यों स्टेट चेंज नहीं करी किसी ऑब्जेक्ट की? इसका एग्जांपल तुम्हारे सामने मैं दे देता हूँ। ये एक कोका कोला का कैन है, अभी इसमें से मैंने पी रखी है कोल्ड ड्रिंक, बट अगर मैंने इसमें से नहीं पी रखी होती, ये कोक का कैन बिल्कुल सील्ड रहता, ठीक है। सो तुम्हें पता है कि जो ये इसकी वॉल्स होती हैं, ठीक है, इस पे फोर्स लगता है। अभी तो ये पिचक रही है, बट अगर कैन बिल्कुल सील्ड है, मेरे पास पड़ा है एक सील्ड कैन है, 1 मिनट मैं रेफ्रिजरेटर से लेके आ रहा हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्रॉप करूंगा, बट मैं फ्रिज से कैन लेके आ रहा हूँ 2 मिनट में। हाँ देखो देखो देखो, ये आ गए 2 कैन, एक ही कोक का कैन है, अभी पिचक रहा है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर फोर्स नहीं, मतलब ये मान लो कम फोर्स लग रहा है इस पर क्योंकि ये पिचक रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड ये माउंटेन ड्यू का सील्ड कैन है, मैं इसे पिचकाने की कितनी कोशिश करूँ, मेरे पे इतनी जान नहीं है भाई कि मैं इसको पिचका पाऊँ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं फाड़ देते हैं, मैं नहीं फाड़ूंगा, मुझे पीनी है ये, है ना। सो देखो, जब मैं इसे पिचका रहा हूँ ना, पिचका रहा हूँ, तो ये पिचक नहीं रही है, इसका मतलब यही तो होगा कि अंदर से कोई ना कोई इस पर फोर्स लगा रहा होगा, है ना। ये मेरा कैन है, इंटरनल फोर्स क्यों नहीं है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि एक्सटर्नल फोर्स से ही क्यों चलता है। ये जो कैन है, इस पे मैं जब बाहर से फोर्स लगा रहा हूँ, बाहर से जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ अपने हाथों से, तो ये रेजिस्ट करेगा, इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई फोर्स होगा। इसके अंदर लिक्विड जो कोल्ड ड्रिंक भरी है वो इसमें फोर्स लगा रही होगी हर डायरेक्शन में, ठीक है, तभी ये जो है वो पिचक नहीं रहा है, वरना इसकी तरह पिचक जाता। ये तो बहुत आसानी से पिचका दूंगा, देखो, चलो कैन खराब कर दिया, तो वहाँ चेक करा मैंने अपना एक। सो जो हमारा कोक का कैन है या कोई भी बॉटल है, उसके अंदर प्रेशर होता है जिसकी वजह से फोर्स लगता है उसकी वॉल्स पे, ठीक है। अब यार यहाँ पे फोर्स लग रहा है, बट कभी ऐसा होता है कि ये जो कोक का माउंटेन ड्यू का कैन है, इस पे अंदर से बहुत फोर्स लग रहा है इसकी वॉल्स पे, बट ये चल नहीं रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, ना अपनी स्टेट चेंज कर सकता। क्यों? फोर्स तो है इसके अंदर, क्योंकि ये सारे इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स क्या होते हैं, ये सारे फोर्स मिलकर क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसीलिए जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स, वो क्या हो जाता है, 0। अब अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स ही 0 हो गया तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती है। अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बात करेंगे उसके बारे में, बट एक बात ध्यान रखो, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो बॉडी क्या करती है, मेंटेन करती है इट्स स्टेट, है ना। किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स 0 तो अपनी स्टेट मेंटेन करेगी, है ना। तो ये जो मेरा कोक का कैन था, माउंटेन ड्यू का कैन था, ये रेस्ट पे था, ठीक है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब नेट फोर्स अगर इस पे 0 है तो अपनी स्टेट मेंटेन कर रहा है, किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। चलो ये बात हो गई इतनी, इसे नोट करो, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, और एक्सटर्नल फोर्स से ही हमारी सारी बातें क्या होती हैं, वैलिड होती हैं, ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जो बॉडी है वो अपनी इनर्शिया मेंटेन करेगी, यानी कि अपनी स्टेट मेंटेन करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। बट हमने देखा है, सबने एक बात देखी है कि ये कार है कोई और चल रही है v वेलोसिटी से ऑन अ रोड, एक रोड पे कार चल रही है, कुछ v वेलोसिटी से चल रही है, मजे से चल रही है ना। जैसे ही मैं इस पे एक्सेलरेट करना बंद कर दूंगा, ठीक है, एक्सेलरेट करना बंद कर दूंगा, यानी अब इस कार में कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन 0 हो गया बॉडी का, और एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स 0 है ना। तो जब इस पे फोर्स लगना बंद हो जाता है, ठीक है,
तो कुछ टाइम बाद ये जो कार है वो रुक जाती है। ऐसा क्यों? इस कार पे तो कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा, बट फिर भी ये एक थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद क्या कर गई? रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? ये रुकी क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन है। ठीक है, क्या है हमारे पास? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट तुम ये बात ध्यान रखो, जो भी हमारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होती हैं उनमें हर जगह फ्रिक्शन होता है। इसी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक जाती है। अगर ये कार को मैं स्पेस पे ले जाऊं जहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, और जब हम अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना, तो तुम्हें फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी एक और बात मैं तुम्हें बताऊंगा। फ्रिक्शन बहुत जरूरी भी है हमारे लिए। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या है, ये गाड़ी आगे जाकर रुक गई, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या करता मैं हल्का सा एक्सीलरेटर देता, मेरी गाड़ी मस्त चलती रहती। जब मुझे स्पीड स्लो करनी होती मैं ब्रेक मार लेता, है ना। फ्रिक्शन की तो जरूरत ही नहीं है मुझे, बट फ्रिक्शन की तुम्हें बहुत जरूरत है। जितनी तुम सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा तुम्हें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। वो इस वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों। फिलहाल इसे फटाफट इतना नोट करो, इतना बहुत है, मोर देन इनफ ही है तुम्हें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझाने के लिए। ठीक है, चल तो इसे तुम नोट करो। अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, दैट वाज गिवन बाय न्यूटन। और अगर तुम्हें पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, तो तुम नीचे कमेंट में कर सकते हो। मैं पढ़ रहा हूँ तुम्हारे कमेंट। अभी किसी ने लिखा है F=ma। क्या वो बात सही है, क्या वो बात गलत है, क्या वो बात आधी सही है, वो अभी पता चलेगा। फिलहाल इसे नोट करो। अब देखो, सेकेंड लॉ की बात अगर हम करें तो यार सब बच्चों ने पढ़ा है F=ma, फोर्स बराबर है, पढ़ा है F=ma तुमने? ये गलत है भाई, पूरी स्टेटमेंट नहीं है। अब उससे पहले कि तुम मुझे बोलो कि नहीं ऐसी होता है, नहीं ऐसी होता है, मैं तुम्हें लॉ समझा देता हूँ। बस 5-7 मिनट ये लॉ को तुम समझ लो। ठीक है, तुम्हें ये लॉ समझ में आ गया तो तुम खुद बोलोगे कि हाँ सर F=ma नहीं, ma नहीं होता हमेशा। क्लास 9th में ये सही था, 11th में ये सही नहीं। क्यों सही नहीं है वो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल से भी समझाऊंगा, थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा। बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो। मतलब कुल मिला के टोटल टाइम मुझे तुम 25 मिनट का दे सकते हो अगर, तो मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तुम्हारा क्लियर कर दूंगा विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो तो सेकेंड लॉ हमारा F=ma तो नहीं होता। अब ये होता क्या है? देखो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं किसी भी बॉडी में, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो होता है। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है सब बताऊंगा, बट पहले इस लॉ की मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली proportional, PROPOTIONAL, शायद स्पेलिंग गलत है, is directly proportional to the rate of change of momentum of the body। ठीक है, of the body। अब अगर इस डेफिनेशन के अलावा तुम कुछ और लिखोगे, कुछ भी और लिख दोगे, तो तुम्हारे 2 नंबर में से 2 नंबर तो तुम्हें नहीं मिलेंगे अगर किसी ने डिफाइन करने के लिए बोला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अब यार इसमें क्या बात करी हमने कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा किसी भी बॉडी पे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट कितनी हो जाएगी? मास की ऐसा यूनिट केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इसकी डायमेंशन की बात करूं तो मास की डायमेंशन क्या होगी? m इंटू वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? l।
टी माइनस वन। सो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी ml t माइनस वन, ठीक है। सो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसे हम mv से भी डिनोट कर सकते हैं। मोमेंटम किसी बॉडी का क्या है, मतलब किसी बॉडी के मोमेंटम से ही हमें उसकी स्टेट के बारे में पता चलता है कि वो चल रहा है, रुका हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी भी कहीं ना कहीं हमें मोमेंटम से ही मिलती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में तुम्हें बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे आगे आने वाले अपने टॉपिक्स में, ठीक है। अभी सिर्फ ब्रीफली बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सो हमने क्या बात करी कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा किसी भी बॉडी पे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ, इतना हटा देता हूँ, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, और हमने बोला कि जो नेट है, f नेट है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी dp by dt। तो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट लगता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम उसे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, है ना। तो जितने भी लॉज हमारे डिफाइन होते हैं उनमें क्या करते हैं, हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगा देते हैं और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। बट इस केस में क्या है, वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 ही है। सो हम इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो फोर्स होगा, हमेशा ध्यान रखना है, नेट फोर्स ही होगा, दैट विल बी इक्वल टू dp by dt, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया 1। अब देखो P की जगह हम mv लिख सकते हैं, d into mv by dt, d into mv upon what, dt। चलो इतनी बात आ गई। अब मुझे अगर फोर्स निकालना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब यार बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे इस मास को बाहर ले आएंगे कि मास तो कांस्टेंट होता है, और dv by dt को एक्सेलरेशन लिख देंगे, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स बराबर ma। बट दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। हमारा फोर्स इसके बराबर आया था dmv by dt के, ठीक है। हमें पता है कि ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, किसी भी एक को बाहर लो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरा वाला जो बचा हुआ था उसे बाहर लो और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो। जैसे मैंने अभी पहले मास बाहर ले लिया, इनटू dv by dt, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा मैं, ठीक है, प्लस अभी मैंने मास बाहर लिया था, ठीक है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा था, अब मैं वेलोसिटी को बाहर लूंगा और मास को डिफरेंशिएट करूंगा। क्या तुम मेरी बात से एग्री करते हो कि मैथमेटिकली हमारी स्टेटमेंट क्या आई, फोर्स की, नेट फोर्स की, ये आई m dv by dt प्लस v dm by dt। सो क्लास 11 में कोई तुम्हें पूछे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है तो F बराबर मां मत लिख देना, और अगर तुम्हें थोड़ी बहुत मोमेंटम की नॉलेज है उसमें भी ये नेट फोर्स को dp by dt में से m बाहर लेके ma मत कर देना, ठीक है। 11th क्लास में आने के बाद आपको चेन रूल के बारे में पता है, सॉरी चेन रूल नहीं, मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में पता है। सो यहाँ पे भी क्या लगेगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, हाँ समझ में आ गई। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं यार कि चलो dv by dt तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, ma यहाँ से आ गया, प्लस v dm by dt, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, वो तो टाइम के साथ चेंज ही नहीं करता है। सो ये तो जीरो आना चाहिए, और अगर ये जीरो आ गया तो हमारे पास m ही तो बचा, तो चाहे बात ऐसे बोलो चाहे इतना लंबा घुमा के बोलो, एक ही बात है। तो आप पागल हो क्या जो हमें इतना सब पढ़ा रहे हो? बोलो नहीं मैं पागल नहीं हूँ। किसने बोल दिया मास कांस्टेंट रहता है? भाई तुम्हारा मास कांस्टेंट है बचपन से अभी तक। बताओ जब पैदा हुए थे 100-200 ग्राम के, और अब जो बन गए हो तुम ढाट 100-200 किलो के, तुम्हारा मास कांस्टेंट रहा जिंदगी भर? नहीं रहा ना। रॉकेट जब उड़ता है तो फ्यूल बर्न करता है। रॉकेट प्रोपल्शन में जब रॉकेट उड़ता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होती है। ऊपर ये इसकी वेलोसिटी बढ़ती भी रहती है, यहाँ पे इसका मास भी कम होता रहता है। तो यहाँ पे dv by dt की वैल्यू भी आती है और dm by dt की वैल्यू भी आती है, और जो फोर्स होता है नेट वो बहुत ही
कॉम्प्लेक्स सा आता है। और एक और एग्जांपल ले लो, तुम मोटे हो बहुत, सॉरी बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, तुम फिट हो बहुत, मतलब क्या बोलूँ, हेल्दी हो, बढ़िया हो, रनिंग कर रहे हो, चाहे मैं भी हूँ रनिंग कर रहा हूँ, मैंने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रनिंग करी। सो मैं एक बात ये नोटिस करूँगा, अगर मैं हाइड्रेट नहीं कर रहा हूँ खुद को रनिंग के बीच में, तो जब मैं अपना पूरा सर्किट कंप्लीट करूंगा ना, उसके बाद मेरा 1-2 किलो वेट कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत वो कैलोरी लॉस भी होगा, थोड़ा बहुत वो क्या होगा, वाटर लॉस भी होगा, है ना। सो कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि मास कांस्टेंट होगा, ठीक है, जब तक हमें क्वेश्चन में बोला नहीं है, ठीक है, जब तक हमें क्वेश्चन में बोला नहीं है, ठीक है, तब तक हम मास कांस्टेंट नहीं मानेंगे, जब तक हमें ये स्पेसिफाई नहीं करा कि अब बॉडी ऑफ मास 2 kg या मास 3 kg, तब तक हम उसका मास कांस्टेंट नहीं मान सकते, क्योंकि हमें ये पता है। चलो अब फटाफट इसे हम नोट कर लेते हैं। हम क्या, मैंने तो कराई नोट एक बार, तुम इसे फटाफट नोट करो, फिर मैं तुमसे आगे बात करता हूँ इसकी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। अब देखो हमारा यहाँ पे क्या आया था, नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या आई थी, dp/dt। सो आप यहाँ से दो चीजें बोल सकते हो। पहली बात कि जो नेट फोर्स है वो 0 है। अगर F नेट 0 होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, F नेट इधर 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, dp/dt भी 0 है, dp/dt भी 0 है। अब किस चीज का डिफरेंशिएशन 0 आता है भाई, कांस्टेंट का, तो इसका मतलब क्या है, जो P है, P इज कांस्टेंट। क्या है P? कांस्टेंट। P क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं P कांस्टेंट है, या हम इसे और अच्छी भाषा में बोलें तो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड मतलब फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम, है ना। हम ये लिख सकते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल बराबर 0, और यहाँ से हमें पता चल गया फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर है, ठीक है। अब कोई अगर तुमसे ये बोले कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो वहां से भी तुम ये बात बोल सकते हो कि जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती है, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। किसी ने अगर तुम्हें बोल दिया सीधे क्वेश्चन देते हुए कि सपोज ऐसा क्वेश्चन ही आ गया, ये एक ब्लॉक है, अभी नहीं सॉल्व करना, सिर्फ बता रहा हूं तुम्हें। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ 30 न्यूटन का, ठीक है। इधर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, और इधर फोर्स लग रहा है कुछ 20 न्यूटन का, और इधर फोर्स लग रहा है x। किसी ने बोल दिया मोमेंटम जो है दैट इज कंजर्व्ड, फाइंड वैल्यू ऑफ x। सो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मोमेंटम कब कंजर्व्ड होता है, तो फोर्स की x की वैल्यू क्या खाक निकालोगे? ये तो पता होना चाहिए कि मोमेंटम कंजर्व्ड है तो नेट फोर्स 0 होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, इन सारे जो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट निकालोगे, उसको क्या करोगे आप 0 से इक्वेट, और वहां से आपको इस x की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बट आज नहीं, किसी और दिन, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम सीखेंगे उसके बाद, ठीक है। आज भी हम क्वेश्चंस करेंगे, बट दूसरे तरीके के होंगे, रॉकेट उड़ाने वाले क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस ना बहुत तरीके के बन सकते हैं। एक तो बेसिकली न्यूमेरिकल बेस भी बन सकते हैं, और ग्राफिकल और डिफरेंशिएशन बेस भी बन सकते हैं, ठीक है। कैसे? एफ नेट जो है वो dp/dt के बराबर है। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन बन जाएगा हमारा क्या, मोमेंटम दे देंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और आपसे पूछ लेंगे फोर्स कितना है। तो आपको पता है फोर्स क्या होता है, dp/dt। तो आपको कभी भी वेरिएबल मोमेंटम दे रखा होगा जो कि टाइम के साथ चेंज करे, और आपसे कोई फोर्स पूछ ले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दूसरी बात, फोर्स, नेट फोर्स इसके बराबर है, dp/dt के बराबर है, ठीक है, dp/dt के बराबर है। और dp/dt को क्या बोलते हैं हम, dp/dt क्या है, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ, है ना। तो आपको वो क्या कर देगा, दो मोमेंटम टाइम ग्राफ दे देगा। इधर बना देता हूं मैं, एक ये, ठीक है, ये P1 ये P2, या क्या बोलूं इसे, हाँ ये बोल देता हूं P1 P2, ठीक है। ये क्या है, मोमेंटम, और इधर क्या है, टाइम, ठीक है। सो ये दो ऑब्जेक्ट है P1 P2, इसमें से पूछ लेगा कि किस पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो यार जिसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा उस पे फोर्स ज्यादा, सिंपल सी बात है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ, ठीक है। सो स्लोप क्या होती है,
आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करना पड़ता है, जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। तो यहाँ देखो P2 का एंगल ज्यादा है तो फोर्स ऑफ P2 इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ P1। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे आंसर आ गए। बट अगर आपको ये नहीं पता, भाई सही बता रहा हूँ, आपको इतनी छोटी सी बात नहीं पता, फंक्शन ऑफ टाइम होता है, ठीक है, मोमेंटम, अगर फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या मोमेंटम टाइम ग्राफ की स्लोप आपको फोर्स देती है, तो आप जिंदगी भर में कभी ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। अगर मैं आपको नहीं बताता और मैं आपको रैंडमली एक ग्राफ बना के दे देता और उसमें से ये पूछता कि यार फोर्स कितना होगा इन दोनों कर्व्स को देख के बताओ किस पे फोर्स आ रहा है, तो आप नहीं बता पाते, ठीक है। सो ये सब छोटी छोटी बातें होती है, वो आपको बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे यूट्यूब में, बट आई एम देयर ओनली एंड ओनली फॉर दैट थिंग। मेरे पास बहुत सारे काम है अपनी ज़िंदगी में, बट उनमें से मैं टाइम निकाल के तुम्हारे लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ रात के 2-3 बजे तक। चलो, सो अभी मैंने जो तुम्हें एक एग्जांपल दिया क्वेश्चन का, ये तुम्हें कई लोगों को इजी लगा होगा कि यार ये तो इजी है, तो हम कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ले लो, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा, और देखते हैं कितने लोग इसे कर पाते हैं। Find change of momentum from t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर 10 सेकेंड। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, बट ट्राई करके देखो इसे। ये कर्व दे रखी है, ठीक है, f बराबर t स्क्वायर, हमें बताना है चेंज ऑफ मोमेंटम फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 10 सेकेंड। इसे ट्राई करो, अगर तुमने ये कर दिया क्वेश्चन खुद से, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने बहुत दिमाग है, और मेरी वीडियोस तुम देखना शुरू कर दो, ताकि तुम्हें अपने लेवल के, जो तुम्हारा लेवल है उस लेवल के तुम्हें क्वेश्चंस करने का मौका मिले। और अगर नहीं करा, नहीं हो रहा तुमसे, नहीं आ रहा समझ में कि लिखा क्या है, तो टेंशन मत लो, मैं उसी चीज़ के लिए हूँ तुम्हारे लिए यार, मैं बताऊँगा तुम्हें सब चीज़, ठीक है। जो रिसोर्सेज तुम्हें नहीं मिल रहे हैं कहीं भी, जिसकी कमी है तुम्हारी प्रिपरेशन में, वो सारी कमी, वो गैप दूर करने के लिए तो हूँ मैं। सो फटाफट इसे नोट करो। देखो ऐसा ही ग्राफ था ना, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फोर्स था, यहाँ पे टाइम था, ये क्या था, टी स्क्वायर था, एफ बराबर टी स्क्वायर, टी बराबर 0 से लेके कुछ टी बराबर 10 सेकेंड तक का हमें क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताना है। क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वही जाएंगे हम अपनी लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। क्या बोलता है वो, एफ किसके बराबर है, dp बाई dt के बराबर है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, ये इधर आ जाएगा, dp क्या हो जाएगा मेरा, f dt क्या हो जाएगा मेरा, चेंज इन मोमेंटम, f इंटू डी टी क्या हो जाएगा, f इंटू डी टी। अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूं तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा p दैट इज चेंज इन मोमेंटम, और वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f dt। अब या तो मैं इंटीग्रेट कर लूं, और मुझे ये भी पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। अब एरिया अंडर कर्व निकालना है यहाँ पे, सो ये एरिया कुछ ऐसा होगा, बट यहाँ पे कोई कर्व, एक कर्व शेप है, तो इसका एरिया निकालना तो मुश्किल है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकता हूँ। सो मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा पी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्या है, टी स्क्वायर इंटू डी टी। टाइम की मेरे पास से कहाँ है, 0 से 10 सेकेंड, तो 0 से 10। अब आपको पता है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब बाई 3, और इसमें वैल्यूज डालते हैं हम 0 से लेके 10, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा पी 10 क्या, 10 की पावर 3 अपॉन 3, इसको हम ये लिख सकते हैं 10 अपॉन 3 इंटू 10 स्क्वायर, जो कि हमारा बनता है 3 को हम 10 से काटते हैं, मतलब 10 को 3 से काटते हैं तो हमारा आंसर 3.33 के अप्रॉक्स आता है। सो 3.3 इंटू 10 की पावर 2, 3.3 इंटू 10 की पावर 2, या इसको हम 333.33 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये चेंज इन मोमेंटम आया, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, या मोमेंटम की वैल्यू हमारी, मोमेंटम की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू टाइम, एफ इंटू टाइम। तो
तो क्या हो सकते हैं, न्यूटन सेकेंड, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर आया 333.33 kg मीटर पर सेकेंड, ये आया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम आ गया 333.33, क्या 333.33, 333.33। अब अगर मैं ये बोलूं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg starts from rest and it experience a force of x बराबर 10 न्यूटन, ओ सॉरी F बराबर t स्क्वायर न्यूटन फॉर 10 सेकेंड, फाइंड नेट फोर्स नहीं, फाइंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में लगा लो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन, कुछ भी लगा लो भाई, फोर्स दे रखा है वो भी वेरिएबल, दिमाग खराब हो जाएगा। सिंपल था, बहुत सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगाना था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही क्वेश्चन है ये, बट इतना भयंकर क्वेश्चन बन जाता है ये तुम्हें समझ में ही नहीं आता एग्जाम में, जेईई में की करना क्या है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन भी जेईई हमारे से पूछ सकता है। अभी भी तुम्हें अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें बता दूं, इसी क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन है, इसी क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन है। हमें यहाँ से क्या मिला था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या मिला था, 333.33। अब हमें पता है डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा एम वी, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, एम फाइनल वी फाइनल माइनस एम इनिशियल वी इनिशियल। इसमें से हमारा मास क्या दे रखा है, कांस्टेंट, तो मास बाहर आ जाएगा कांस्टेंट और अंदर क्या आ जाएगा, डेल्टा वी, या इसे भी मैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख सकता हूँ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल में लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। हमारे को दे रखा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 है, तो एम वी फाइनल बराबर किसके हो जाएगा, फोर्स के, फोर्स की वैल्यू कितनी है, सॉरी एम वी फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम क्या आया था 333.33, किसके बराबर आया था 333.33, मास की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ से 2 चले गए इधर डिवाइड में, ये आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा भी टफ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक रॉकेट है जो ऊपर जा रहा है विद 100 मीटर पर सेकंड और उसका फ्यूल बर्न हो रहा है एट द रेट ऑफ 20 kg पर सेकंड। अब देखो जो बात मैंने तुम्हें बोली थी ना कि मास हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। मास चेंज हो रहा है, हर सेकंड उसका मास 20 किलो कम हो रहा है, 20 किलो मास उसका हर सेकंड कम हो रहा है। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है उस रॉकेट पे, ठीक है। सो हमें पता है जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू dp बाई dt, या इसी को हम ये लिख सकते हैं mdv बाई dt प्लस v dm बाई dt, ठीक है। अब इस केस में देखो हमें बोल रहा है वो 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी बराबर 100 मीटर पर सेकंड, दैट इज कांस्टेंट, क्या है वो, कांस्टेंट, ठीक है। और जो फ्यूल किस रेट से बर्न हो रहा है, 20 kg पर सेकंड, यानी 20 किलोग्राम पर सेकंड उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 20 किलोग्राम पर सेकंड अगर उसका कम हो रहा होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मास क्या है, वेरिएबल, मास क्या है, वेरिएबल, और dm बाई dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना है, 20 kg पर सेकंड, है ना, यही तो है। कितने से चेंज हो रहा है उसका मास, 20 kg पर सेकंड से उसका मास क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। हमें क्या बताना है, उसमें फोर्स कितना लग रहा है वो बताना है। अब देखो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो dv बाई dt तो हमारा 0 हो जाएगा, हमें सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास v इंटू dm बाई dt। अब हमें पता है वेलोसिटी क्या है, 100 मीटर पर सेकंड इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या है, 20 kg पर सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 20 kg पर सेकंड, ठीक है। यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी, 20 इंटू 100 यानी 2000 न्यूटन। बहुत सिंपल तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, ज़्यादा टफ नहीं है, टफ मैं तुम्हें करवाऊंगा जब तुम एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाओ।
अभी थोड़े बेसिक क्वेश्चन कर लो ताकि तुम्हें समझ में भी आए ना, है ना। मैं तुम्हें क्वेश्चंस की लिस्ट ना, कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस की लिस्ट मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे हम एक्टिव रहेंगे अब से। तुम्हें कुछ भी पूछना होगा, कोई भी तुम्हारे डाउट हो या तुम्हें नोट्स चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, बस टेलीग्राम में मुझे एक मैसेज कर देना, मैं तुम्हें अपने हाथों से बना के दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट आई विल डेफिनेटली गिव इट टू यू। चलो तो फटाफट इसे नोट करो, फिर हम अगला क्वेश्चन भी अपना क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको शायद थोड़ा टफ लगे बट इसका कॉन्सेप्ट टफ नहीं है। डिफरेंशिएशन आपके लिए टफ हो सकती है अगर आपको चेन रूल नहीं पता तो। मैं आपको थोड़ा सा चेन रूल का बता देता हूँ, चेन रूल अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर साइन एक्स होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। बट अगर एक्स की जगह कोई दूसरा फंक्शन आ जाए, जैसे 2x आ जाए, 3x आ जाए, या कोई भी वेरिएबल tx आ जाए, तो अगर यहाँ पे साइन के अंदर tx आ जाए तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कॉस आ जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे अंदर इस बार x नहीं आएगा, इस बार यहाँ पे क्या आएगा, tx आएगा, क्योंकि यहाँ पे tx था, है ना। तो हम साइन tx को tx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, cos tx इनटू, अब यहाँ अंदर क्या लिखा है, tx लिखा है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे d बाय dx इंटू tx, ठीक है। अब ये t बाहर आ जाएगा क्योंकि t इज अ कांस्टेंट, सो ये क्या बन जाएगा हमारा, t dx अपॉन dx। अब dx बाय dx की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो यहां से वैल्यू क्या बच जाएगी, t। तो हमारा जो आंसर आएगा साइन tx के डिफरेंशिएशन का, वो क्या आएगा, cos tx इंटू t। ये बात ध्यान रखना है, चेन रूल होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी बेसिक मैथ्स की वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने आपको चेन रूल समझाया है बहुत अच्छे से। बस बट अभी इस क्वेश्चन के लिए इतना ब्रीफ काफी। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है, p वेक्टर क्या है वो, साइन kt आई कैप प्लस कॉस kt j कैप। अब यहाँ आई कैप और जे कैप क्या है, ये सिर्फ हमें डायरेक्शन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन। आई कैप क्या होता है, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, यानी कि किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर आई कैप लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो जो वैल्यू है या वो जो क्वांटिटी है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। और किसी के आगे अगर जे कैप लगा हुआ है तो वो वाई एक्सिस की तरफ है। ये आपका बेसिक वेक्टर्स का है, वेक्टर्स भी आप मेरी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। चलो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, कितना होता है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है, ठीक है। मास हमें दे रखा है कितना, 0.5 kg। अब देखो हमें एक बात पता है, फोर्स क्या होता है, dp बाई dt, और इसी को हम m dv बाई dt भी लिख सकते हैं, और m dv बाई dt की जगह क्या हो सकता है, ये m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो फोर्स इसके बराबर होता है m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। अब इस केस में देखो मास 0.5 kg है, मास कांस्टेंट है, तो ये dm बाई dt तो जीरो हो जाएगा क्योंकि मास चेंज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारे इस केस में जो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो होगी m dv बाई dt, और dv बाई dt होता है हमारा एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो मास इंटू एक्सेलरेशन है वो तब वैलिड होता है जब हमारा मास कांस्टेंट हो, ठीक है। क्या हो, मास कांस्टेंट हो, ठीक है। चलो तो हमारा मास कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं F जो कि बराबर होता है dp बाई dt, इस केस में ma के बराबर होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हम डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, सॉरी मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर देंगे, हमें ma की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और वहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, d बाई dt साइन kt आई कैप प्लस कॉस kt j कैप। साइन kt का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी बताया था मैंने, cos tx इंटू t, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, ठीक है, और टाइम वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करा था, बाहर हमने जो भी कांस्टेंट वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई करा था, तो साइन kt के डिफरेंशिएशन में क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट क्या है इसमें से, k कांस्टेंट है, और अंदर क्या, साइन का डिफरेंशिएशन cos kt, ठीक है। सो हमारा साइन kt का डिफरेंशिएशन हो जाएगा k cos kt आई कैप, और cos kt का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन
kT मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है, जे कैप। ये हमारा बेसिकली बस डिफरेंशिएशन का है यार। अगर मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन समझाने बैठूंगा इस वीडियो में तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, वो मैं चाहता नहीं हूँ और तुम भी नहीं चाहते होंगे। अगर ये क्वेश्चन तुमसे बाई चांस 1% भी अगर नहीं बना तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो तुम्हें समझ में आया है, बट तुम्हारा डिफरेंशिएशन वीक है, वो टाइम के साथ स्ट्रांग हो जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सो हमारे MA की वैल्यू क्या आई थी, k cos kt i कैप माइनस t sin kt j कैप, ठीक है। मास कितना है हमारा 0.5 ग्राम, सॉरी 0.5 किलोग्राम है, 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन। अब 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय k cos kt i कैप माइनस t, ओ सॉरी क्या आएगा यहाँ पे बाहर, माइनस k sin kt j कैप, ठीक है। सो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ और वीडियो समाप्त, या हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी पढ़ेंगे। वैसे तुम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जानते हो, नाम नहीं सुना है बट तुम जानते हो, इसे नोट करो। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर सीधे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे चलेंगे और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, वेलोसिटी दे रखी है kt स्क्वायर, वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल है, कैसे पता, टाइम के साथ वेरी कर रही है, kt स्क्वायर, k हमारा कांस्टेंट है, टाइम वेरिएबल है, तो अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज कर रही है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन है तो फिर भाई फोर्स भी लग रहा होगा। सो हमें क्या बताना है, हमें फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी निकालना है ऑफ मास 2 kg एट t बराबर 5 सेकेंड। तो हमें पता है फोर्स किसके बराबर होता है, dp बाई dt के बराबर, इसको हम m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt भी लिख सकते हैं। अब इस केस में भी हमारा मास गिवन है 2 kg, तो मास कांस्टेंट है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई dv बाई dt, dv बाई dt क्या हो जाएगा, d इंटू वी टी स्क्वायर बाई dt। अब वेलोस सॉरी जो ये v है यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। अब dt स्क्वायर बाई dt क्या होगा, देखो dt स्क्वायर या t की पावर कुछ भी हो, स्क्वायर हो चाहे n हो, बाई dt, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये पावर उछल के आगे आ जाती है और ऊपर पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है, ऊपर पावर एक कम हो जाती है, बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है। तो dt की पावर n अपॉन dt का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n t की पावर n माइनस 1। तो यहाँ भी क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका 2v इंटू, यहाँ पे n क्या है 2 है, तो 2 t की पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 v t की पावर 2 माइनस 1 यानी t की पावर 1, ठीक है। अब हमें टाइम गिवन है कितना 5 सेकंड, तो हम टाइम की जगह 5 सेकंड डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4v इंटू 5, तो क्या आ जाएगा आंसर 20v, ठीक है। अब देखो इससे पिछला क्वेश्चन जो हमने करा था वहां पे भी हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे देनी थी, ठीक है, बट हमने स्पेस ना होने की वजह से वहां पे टाइम नहीं डाला, ठीक है। तो उस इक्वेशन में भी आप ऐसे t की जगह 1 सेकेंड डालते तो आपका आंसर में क्या होता, जो t है वो एलिमिनेट हो जाता और आपका आंसर आ जाता, ठीक है। सो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक लास्ट कर लेते हैं। अब तुम बोल रहे होंगे यार क्या पिछले क्वेश्चन में भी लास्ट बोला, इसमें भी लास्ट बोल रहा, तो बस एक थोड़ा सा कर लेते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बॉडी है वो इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसका था, उसकी वजह से 10 सेकंड में उसकी स्पीड 90 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। अब हमें बताना है कि अगर बॉडी का मास 10 किलो है तो उसमें फोर्स कितना लग रहा होगा। पहली बात तो यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जब भी हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 अपॉन टाइम टेकन इससे निकाल सकते हैं, या आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो v बराबर u प्लस at, यहाँ से आपका क्या बनेगा, ये u इधर जाएगा v माइनस u बराबर at, और यहाँ से जब आपका टाइम नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी v माइनस u अपॉन t। तो आप चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़ो, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़ो, बात बराबर है। तो मैं सिंपल ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा, मैं इसको नहीं लगाता क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरी 90, इनिशियल कितनी है 10, टाइम टेकन 10 सेकंड, ये कितना आ जाएगा 80 अपॉन 10 बराबर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई, ठीक है। हमें फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जब हमारा मास कांस्टेंट हो, यहाँ पे मास कांस्टेंट है तो मास की वैल्यू क्या है 10 इंटू एक्सेलरेशन 8,
80 न्यूटन, बहुत सिंपल आंसर आ गया। अब हमें करनी है न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत लोग गलत तरीके से समझते हैं। क्यों गलत तरीके से समझते हैं? क्योंकि कई बार किताबों में ही थोड़ी सी उसको गलत ट्वीक करके लिखा हुआ रहता है। बट मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझाऊंगा। तुम्हें बस मुझे लास्ट 15 मिनट देने हैं, वो भी फुल फोकस के साथ। अगर पानी वानी पीना है तो कुछ पी लो, बट ये 10 मिनट मुझे तुम्हारे फुल फोकस के साथ चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थर्ड लॉ भी। ठीक है, चलो सब फटाफट नोट करो। अब देखो, हम पढ़ना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब यार थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना मेरे को बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये एक जीवन की सत्य बात बताता है। क्या बोलता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम्हारे काम भी, कर्मा इज अ बिच, सुना है ना? जो भी तुम काम करते हो उसका तुम्हें परिणाम या फल मिलता ही मिलता है। फिजिक्स में भी ये डिफाइंड है और हर जगह डिफाइंड है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो इसका फल तुम्हें मिलेगा कि तुम्हें तुम्हारा जो अच्छा कॉलेज है जो तुम चाहते हो वो मिल जाएगा। बट अगर अभी तुम खेलोगे कूदोगे, उसका रिएक्शन तुम्हें मिलेगा क्या? तुम अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाओगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तुम किसी के साथ बुरा करोगे, तुम्हारा एक्शन, कुछ टाइम बाद तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा होगा, उसका रिएक्शन। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी ये बोलता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, वो रिएक्शन जो होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, वो हमेशा अपोजिट बॉडी में एक्ट करते हैं। यानी तुमने किसी के साथ कुछ करा बुरा, तो वो तुमने उस पे काम करा है ना, उस पे बुरा करा तुमने, बट कुछ टाइम बाद क्या होगा, तुम पे भी कोई बुरा काम होगा, है ना? मतलब तुम्हें भी उसका रिजल्ट फेस करना पड़ेगा। ये होगा उसका रिएक्शन जो कि तुमने भुगता, तुमने फेस करा, है ना? तो अब फिजिक्स में देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यानी तुमने किसी के साथ कुछ गलत काम करा तो तुम्हारे साथ भी गलत काम होगा। हर एक्शन के पास इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ये एक्ट करता है ऑन डिफरेंट बॉडीज, यानी कि तुमने किसी के साथ गलत काम करा तो वो तुम्हारे साथ वापस होके आएगा। ठीक है, एक्ट करता है डिफरेंट बॉडीज के साथ। ठीक है, एक चीज जो इसमें लोग मिस करते हैं, क्या? इट इज ऑफ सेम नेचर। इट इज ऑफ सेम नेचर, हमेशा उसका नेचर सेम होगा। एक्शन और रिएक्शन दोनों का नेचर क्या होगा? सेम। चाहे आप फिजिक्स की बात करो, चाहे आप रियल लाइफ की बात करो, आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, दोनों का नेचर सेम है। अच्छा, किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, दोनों का नेचर सेम है, बुरा और बुरा। सिंपल सी बात है। तो ये थर्ड लॉ क्या बोलता है? हर एक्शन के पास इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है जो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, एंड इट इज ऑफ सेम नेचर। पहली बात तो आप एक बात याद रखना, एक्शन का मैग्नीट्यूड रिएक्शन के बराबर होगा। ठीक है, जो भी आपका एक्शन होगा, जितना भी आप एक्शन करोगे, जितना मतलब या तो हम फोर्स की बात करेंगे ना, तो जितना भी फोर्स आप एक्शन में लगाओगे उतना ही फोर्स आपको ऐसा रिएक्शन मिलेगा। जैसे कि अगर आपने एक फुटबॉल को लात मारी, ऐसे करके ब्लॉग भी बना देते हैं फुटबॉल में, थोड़ा बढ़िया लगेगी। फुटबॉल तो कुछ और ही बन गई यार। ये फुटबॉल है, इसको आपने लात मारी। ठीक है, सो एफ बाय मैन, ये क्या था? एक्शन था आपका, आपने फुटबॉल को लात मारी। बट आपके पाँव में भी दर्द होता है, आपको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है बाय बॉल, दैट इज रिएक्शन। ठीक है, और आप एक बात ध्यान में रखोगे कि आपका एक्शन इस डायरेक्शन में था तो आपका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आया है ना। मॉड ऑफ जो आपका एक्शन था, फोर्स ड्यू टू मैन, दैट इज एक्शन, वो रिएक्शन के बराबर है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्या है? डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट है। और एक और बात है यहाँ पे, ये एक्ट करता है डिफरेंट बॉडीज पे। ठीक है, एक्ट करता है डिफरेंट बॉडीज पे। यहां पे मैंने लिखा है डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है, और यहां भी आप देख सकते हो कि जो हमने लात मारी वो फुटबॉल पे लगी। ठीक है, फुटबॉल पे एक एक्शन हुआ, उसी का अपोजिट रिएक्शन हमारे पास हुआ, हमारे पे हुआ,
ठीक है, तो वो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट हुआ, ठीक है, फुटबॉल पे एक्शन और हमारे ऊपर रिएक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, फोर्स का नेचर सेम होगा, ठीक है, और एक्ट करेगा डिफरेंट बॉडीज पे। चलो ये तो बात हो गई इसके स्टेटमेंट की। अब गलती बच्चे कहाँ पे करते हैं, वो आती है बात एक सवाल पे। एक सवाल पूछूंगा तुमसे और मुझे लगता है तुम भी उसका गलत जवाब ही दोगे, ठीक है। चलो इसे फटाफट नोट करो, फिर हम उस सवाल पे पढ़ते हैं और उसके बाद हम इस चैप्टर को रैप अप भी बहुत जल्दी कर देंगे। अब देखो मेरे मन में एक सवाल आया, क्या कि अगर मैंने टेबल पे या कहीं पे भी एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, ठीक है, तो इस पे यहाँ पे नीचे की तरफ mg एक फोर्स लगेगा दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, और एक फोर्स ऊपर लगेगा दैट इज ड्यू टू द सरफेस, दैट इज ड्यू टू द सरफेस, f ड्यू टू सरफेस बोल दो इसे, f ड्यू टू सरफेस ऑन ब्लॉक, ठीक है। सो एक तो इसका फोर्स लगेगा नीचे mg दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसे हम fg बोल देते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इसको मैं बहुत ही धीरे धीरे समझाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है समझना, और सर के ऊपर से भी जा सकता है तुम्हारे, ठीक है। मैं यहाँ पे तुमसे ये पूछता हूं, आर दे एक्शन स्लैश रिएक्शन पेयर, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? यस और नो। सच बताना, अभी तुमने ये सोचा ना कि मैंने यस लिखा है तो ये है, सच बताना। मैंने जब यस बोला और पॉज दिया तो तुम्हें लगा ना ये है, बट मैंने तो यहाँ पे और नो भी लिख दिया, है या नहीं है तुम बताओ। है? नहीं, नहीं है ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है यार। क्यों नहीं है? तुम्हें लग रहा होगा ये अपोजिट फोर्सेस हैं तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, बट एक्शन रिएक्शन पेयर होने की 3 कंडीशन है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली क्या होनी चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट करता है डिफरेंट बॉडीज पे, ठीक है। और तीसरी बात क्या होती है उनकी? सेम नेचर होता है उनका। क्या होता है? सेम नेचर ऑफ फोर्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली बात, इक्वल एंड अपोजिट, हाँ भाई इक्वल है दोनों और अपोजिट है, ये तो हमारी ट्रू हो जाती है। तो इसी कंडीशन को देख के लोग सब बोलते हैं क्या कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, बट दूसरी कंडीशन भी तो है ना भाई। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। याद करो जब आपने फुटबॉल को लात मारी थी या आपने थप्पड़ मारा तो एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, हाथ पे भी दर्द होता है और गाल पे भी दर्द होता है। बट यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे तो दोनों फोर्सेस, यहाँ पे क्या हो रहा है? बोथ फोर्सेस आर ऑन ब्लॉक, आर एक्टिंग ऑन ब्लॉक। दोनों फोर्स ब्लॉक पे ही एक्ट कर रहे हैं, सेम ब्लॉक पे, सेम बॉडी पे। सो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तीसरी बात, सेम नेचर ऑफ फोर्स, फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो mg है ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन जो फोर्स ड्यू टू सरफेस है वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? वो है हमारा कांटेक्ट फोर्स। वो क्या है? हमारा कांटेक्ट फोर्स है। अब यार यहाँ पे बात ये आती है कि अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है तो यार इसका एक्शन कहाँ है और इसका रिएक्शन कहाँ है? बताओ बताओ कहाँ होगा? आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। अब देखो अगर ये नीचे ग्राउंड नहीं होता, इफ देयर इज नो ग्राउंड, अगर ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तभी भी ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा? mg है और वो नीचे आ रहा होगा, ठीक है, नीचे आ रहा होगा कुछ वेलोसिटी से। ग्राउंड तो हमारे पास है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब जिन लोगों ने बोला था कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, वो मुझे यहां बताओ कि अगर mg यहाँ पे एक्शन है तो इसका रिएक्शन तो मुझे मिल ही नहीं रहा। अब रिएक्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो वायलेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि हर फोर्स का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है हर एक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन तो है
पर यहाँ पे सरफेस ही नहीं है, इस सरफेस पे ये टच ही नहीं हुआ, तो भाई रिएक्शन तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ वायलेट हो गया। अभी ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये लॉ है, लॉ थ्योरम नहीं है। लॉ कभी वायलेट नहीं करते। लॉ वायलेट करते हैं तो चलान कटता है, जैसे मेरे कटे हुए बहुत सारे। क्या करें अब, आई एम नॉट अंडर एज, जस्ट बिकॉज मेरे आधार कार्ड में एड्रेस अलग है तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाया। ठीक है, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये मत बोल देना कि आप लॉज वायलेट करते हो। नाइदर आई एम अंडर एज, नाइदर आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। मुझे कार चलानी भी आती है, मुझे बाइक चलानी भी आती है, सब चलाना आता है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। अगर यहाँ पे ग्राउंड नहीं है तो इस mg का हमें रिएक्शन नहीं मिल रहा है, वो खो गया है। बट ऐसा कभी हो सकता है कि किसी एक्शन का रिएक्शन ना हो? नहीं। क्यों? क्योंकि नूतन भाई ने बोल दिया है ना। जेठालाल तुमने देखा होगा अगर, तारक मेहता का तो वो बोलता है, ये भाई क्या साइंस, तो आपको नूतन के नियम नहीं पता? हमें पता है। नूतन ने क्या बोला था कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। रे भाई, अब ये अगर mg एक्शन है तो इसका रिएक्शन तो होगा, बट वो कहाँ होगा? उसके लिए आपको थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन का नॉलेज होना चाहिए। आपको ये बात पता होगी या नहीं पता तो मैं बता देता हूं। दो ऑब्जेक्ट होंगे अगर कभी भी, एक का मास कैपिटल एम, एक का मास स्मॉल एम, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ सेम फोर्स, है ना, जिसको जी एम एम या जी कैपिटल एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इससे हम लिखते हैं। तो यार हम सबको पता है कि हमारे पास ग्रेविटी, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगता किसकी वजह से है? अर्थ की वजह से लगता है, अर्थ की ग्रेविटी से। तो भाई अर्थ तो है ना, अर्थ तो है, ठीक है, जिसकी ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ रहा है ना। तो अर्थ इस पे क्या कर रही है? एक्शन। तो रिएक्शन किस पे होगा? अर्थ पे। अर्थ पे भी एक mg फोर्स लगेगा, दिस इज अ रिएक्शन। बट अर्थ मूव क्यों नहीं करती? अर्थ मूव क्यों नहीं करती? इस mg फोर्स के एक्शन से, इस mg फोर्स के एक्शन से, सॉरी इस, हाँ चलो अब इसको एक्शन मान लो, इस mg फोर्स से नीचे आ रही है, उसकी वजह से हमारी अर्थ ऊपर क्यों नहीं आ रही? अर्थ की वजह से हमारा जो ब्लॉक है वो तो नीचे आ जा रहा है, बट अर्थ टस से मस नहीं हो रही है। क्यों? यहां पे एक और सवाल आता है फिर, क्या कि सन की ग्रेविटी की वजह से, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही है, बट सन क्यों फिक्स्ड है? सन क्यों फिक्स्ड हम मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि यहां पे खेल आता है भाई इनर्शिया का। तुमने सुना था इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब ये ब्लॉक कितने का होगा? 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 100 किलो। अर्थ कितने किलो की है? बहुत ज्यादा किलो की है, टन से भी ज्यादा की है, बहुत ज्यादा भारी है। तो यार अर्थ पे फोर्स लगता है, बट उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो मूव नहीं करती। ठीक है, इसकी वजह से वो रेस्ट पे रहती है। ठीक है, तो ये जो mg एक्शन है उसका यहाँ पे mg रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूं, यहाँ पे पूरा सब कुछ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ नीचे कुछ अर्थ होगा, उस पे एक mg फोर्स लग रहा होगा, दैट इज रिएक्शन। ठीक है, सो अगर ये mg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हमारा A1 है यानी एक्शन 1, तो ये क्या होगा? रिएक्शन 1। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पे एक और फोर्स है, फोर्स ड्यू टू सरफेस ऑन ब्लॉक। फोर्स ड्यू टू सरफेस ऑन ब्लॉक, यानी कि जब ये पेन है, मैंने इसे यहाँ पे रखा हुआ है, तो मेरा हाथ इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, मेरा हाथ इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, दैट इज फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू ब्लॉक। बट आप एक बात भूल रहे हैं, क्या एक फोर्स आप भूल रहे हैं? क्या? जो ये पेन मेरे हाथ पे लगाएगी या कोई भी ब्लॉक मेरे हाथ पे लगाएगा, तो यहाँ पे एक और फोर्स होता है नीचे की तरफ, दैट इज फोर्स ऑन ब्लॉक। ये फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू ब्लॉक नहीं है, ये फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू सरफेस है, सॉरी, फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू सरफेस। ठीक है, अब यहां पे ब्लॉक भी एक नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, किस पे? सरफेस पे। वो क्या होगा? इसका रिएक्शन R2। अगर ये A1 A2 है तो ये क्या होगा? R2। अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें क्लियर हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें एक बार
ब्रीफ समरी दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे फोर्स की वैल्यू गलत हो गई थी, तो क्या पता तुम्हें कंफ्यूजन हुई हो। देखो हमारा जो mg है वो एक्शन है, ठीक है। हम ग्रेविटी की वजह से हम सब नीचे आते हैं, ठीक है। हम पे अर्थ काम करता है, दैट इज एक्शन। उसका रिएक्शन अर्थ को मिलेगा, अर्थ को भी हम अपनी तरफ खींचते हैं, कोशिश करते हैं खींचने की, बट अर्थ का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो क्या करती है, मूव नहीं करती, ठीक है। सो ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर हो गई। अब जब हम किसी ब्लॉक को सरफेस पे रखते हैं तो ये ब्लॉक यहाँ पे नीचे सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है, जिसे हमने बोला फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू ब्लॉक। बट 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 ये सरफेस भी तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये सरफेस भी तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना, तभी तो ये ब्लॉक रुका हुआ है, वरना ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता। अब ये रुका हुआ है तो इस पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये सरफेस इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। अब ये जो दो फोर्स है, देखो ये क्या है, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट हैं, सेम नेचर के हैं, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि जब दो चीजें कांटेक्ट में है उसकी वजह से आया है ये फोर्स, ठीक है। और क्या होता है, एक्ट ऑन अपोजिट बॉडीज। हाँ भाई, एक फोर्स मेरा ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है, एक फोर्स मेरा सरफेस पे एक्ट कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या होती है, वैलिड होती है एक्शन रिएक्शन पेयर की। तो आज के बाद कोई तुमसे बोले कि वेट का रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये जो फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे ड्यू टू सरफेस, इसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई बोले कि ये जो पेन है वो यहाँ पे मेरी हथेली पे रखी है, तो इस पेन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और मेरा हाथ जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो तुम उसे कनपट्टी के नीचे देना और उसे ये पूरी कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, या फिर तुम बोल दो टांगा वाली प्रॉब्लम, बफेलो फार्मर प्रॉब्लम, कुछ भी बोल लो, है ना, कि कैसे हमारा जो बुलक कार्ट सिस्टम है वो चल पाता है ना। सो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम या कोई भी एनिमल कार्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, ठीक है। घोड़ा तो मेरे को पता है मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं चूहा बना देता हूँ, ये इसकी टांगे हैं, ये मेरा कोई एनिमल है, इस पे पीछे एक हमने कार्ट लगा रखी है। अब सबको पता है कि जब ये आगे बढ़ेगा तो ये कार्ट आगे बढ़ेगी, बट मैं अभी तुम्हारा दिमाग खोलता हूँ कि कैसे एक चीज पूरा सिस्टम काम कर रहा है। सीन बना देते हैं इसके थोड़े से, ऐसे स्माइल कर देते हैं क्योंकि खुश है भाई, ये अपना काम कर रहा है, खाना मिलेगा शाम को इसे मस्त पालक पनीर। देखो जब ये आगे बढ़ता है तो कार्ट पे एक फोर्स लगता है, दैट इज फोर्स ऑन कार्ट ड्यू टू एनिमल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एक्शन, एनिमल ने कार्ट पे फोर्स लगाया, एनिमल ने कार्ट पे फोर्स लगाया यानी एनिमल ने एक्शन करा, तो एनिमल को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमारे न्यूटन भाई ने ये बोला था थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। तो इस एनिमल पे, यार मैं कहां बनाऊं पीछे की तरफ फोर्स, देख लो यहां अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स मिलेगा, दैट विल बी अ रिएक्शन फोर्स। क्यों, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर हमारे अपोजिट फोर्सेस होते हैं और डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर कार्ट पे एक फोर्स लगा, ठीक है, दैट वाज एक्शन, तो इस जो एनिमल है उस पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, रिएक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन एनिमल, ठीक है, दैट विल इक्वल टू फोर्स ऑन कार्ट, ठीक है। फोर्स ऑन एनिमल, फोर्स ऑन एनिमल का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन कार्ट के बराबर होगा, एंड देयर इज इन अपोजिट डायरेक्शन। बट क्या है ये अपोजिट डायरेक्शन में, देखो एनिमल पे इधर लग रहा है, कार्ट पे आगे की तरफ लग रहा है। अब अगर मैं इसमें देखूं तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो है, एफ नेट जीरो है। अब हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अगर नेट फोर्स जीरो है किसी बॉडी पे तो dp बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी जीरो होगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है, इसका मतलब क्या है, स्टेट चेंज नहीं हो रही है, रेस्ट में था तो ये रेस्ट में ही रहेगा। तो यार ये चल कैसे पाता है, ये चल कैसे पाता है जब ये पूरा सिस्टम में नेट फोर्स जीरो है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, स्टेट चेंज नहीं होगी। सो व्हाई इज द कार्ट मूविंग, कैसे मूव करती है,
यहां खेल आता है एक तीसरे फोर्स का। क्या? देखो, सिर्फ मैं एनिमल को बना रहा हूं अभी। एनिमल है, सींग है इसके, ठीक है, ये इसके पैर है। वाह, क्या एनिमल बनाया मैंने। अब जब देखो एनिमल चलने की कोशिश करेगा, जब एनिमल चलने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा F ऑन ग्राउंड ड्यू टू एनिमल, ठीक है। और वो किधर होगा? पीछे की तरफ। देखो जब हम चलते हैं तो हम पीछे की तरफ धक्का देते हैं ग्राउंड को। अब अगर कभी जिम गए हो तो ट्रेडमिल में तुमने चला होगा। ट्रेडमिल में क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे जाते हो जो नीचे की कन्वेयर बेल्ट होती है वो पीछे की तरफ मूव करती है। यानी कि जब भी हम चलते हैं तो हम ग्राउंड में पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। ये आपको उससे भी पता चलता होगा कि जब गाड़ी आगे चलती है बहुत तेज स्पीड में या बाइक भगाते हैं तो धूल क्या होती है? पीछे उड़ती है। इसका मतलब क्या है? हम ग्राउंड में बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। अब ग्राउंड पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब एक्शन करा हमने। अब एक्शन करा तो रिएक्शन मिलेगा इस काव को। F ऑन काव दैट इज रिएक्शन। काव का यूज नहीं करते हम, काव हमारी माता है, हम सिर्फ इसे एनिमल मान लेते हैं, ठीक है। F ऑन एनिमल दैट इज रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये जो रिएक्शन फोर्स है, इस फोर्स की वजह से हमारा पूरा कार्ट मूव करता है। और ये फोर्स कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की वजह से ही आता है। यानी कि अगर मैं अपनी एनिमल और कार्ट को किसी ऐसी जगह ले जा लूं जहां फ्रिक्शन नहीं है, जैसे कि बर्फ पे, तो भाई वो चलते ही रहेंगे ऐसे एक जगह पे, बट वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे। चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है हमें। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। आपने सुना होगा ये। वो हमें रोकता है, हमारा काम खराब करता है, बट हमें उसकी ऐसी जरूरत है ना भाई। टॉक्सिक रिलेशनशिप है हमारा फ्रिक्शन के साथ। वो हमारे काम खराब करता है, वेयर एंड टेयर होता है हमारे इंजन के बीच में, ठीक है। तुमने सुना होगा इंजन ऑयल डालते हैं बार बार चेंज करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होता है बहुत ज्यादा और वेयर एंड टेयर करता है वो, ठीक है। बहुत सारे पावर लॉस फ्रिक्शन की वजह से होते हैं, बट इट इज वेरी नेसेसरी। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर हम चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तुमने कार्टून्स में भी देखा होगा, टॉम एंड जेरी में, कभी टॉम अगर बर्फ में चल दे जाता है जेरी का पीछा करते करते, तो वो ऐसे 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 करके एक ही जगह में भागता रहता है, एक जगह भागता रहता है, चल नहीं पाता, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। ऐसी बेसिक फिजिक्स तुम्हें बचपन से तुम कार्टून्स में भी देखते आए हो, बट आज उसके पीछे का तुम्हें क्या पता चला है? कॉन्सेप्ट। सो आई होप तुम्हें ये हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे किस चीज की? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की, एंड वी विल एंड दिस टॉपिक नाउ। फाइनली 4 बज के, मैं 1:30 बजे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। तुम भी इतनी डेडिकेशन दिखा लो 1-1.5 घंटा वीडियो देखने की। अब देखो हम बात करते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, अभी तुम्हें याद आएगा अगर तुम ढंग से नोट्स बना रहे होंगे तो। हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन के क्या पढ़ा था? नेट फोर्स एक्सटर्नल बराबर होता है dp बाई dt के, ठीक है। अगर हम dt को यहां लेके जाएं तो F नेट इंटू dt किसके बराबर हो जाएगा? dp के। अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा फोर्स इंटू टाइम, और ये क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो फोर्स इनटू टाइम है इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स, एंड जो चेंज इन मोमेंटम है ये तो है ही मोमेंटम। तो इस यहीं से हमें क्या नाम मिला? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। और हमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में कुछ नहीं पता था जब हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, बट फिर भी हमने ये कॉन्सेप्ट लगा के अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1 या 2, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन था जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया, बट हमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पता नहीं था, नाम नहीं पता था। तो अब काम कैसे करता है ये तुमने देख लिया, नाम क्या होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। चलो, तो काफी आज के लिए। अब कल के लिए स्टे ट्यून्ड रहना, कल हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना सीखेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारे लिए पूरे मैकेनिक्स में। अगर तुमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया अच्छे से तो तुम पूरी मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ लोगे। जो शक्तिमान वाले प्रॉब्लम्स होते हैं या जो बंदर वाले प्रॉब्लम होते हैं, स्पाइडरमैन वाले, जिसमें स्पाइडरमैन कैसे चलता है ऊपर, हमें वो कैलकुलेट करना होता है कितना फोर्स उस पर लग रहा है, तो वहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बना पाओगे तो आपके लिए वो चुटकियों का खेल हो जाएगा। जो मल्टीपल पुलिस सिस्टम होते हैं वहाँ पे भी फ्री बॉडी डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया तो आपके लिए फोर्स की वैल्यू निकालना है, किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालना ऐसा चुटकियों का खेल है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में मिलेंगे जब हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना सीखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और भाई पढ़ाई कर लो, इसको इसके नोट्स बनाना अच्छे से और रिवाइज भी करना, ठीक है, कल लेक्चर में आने से पहले। चलो
बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।